हेलो कॉमर्स वालों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे अपने अपने परिवार के साथ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सेक्शन 2, बिजनेस स्टडीज़, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। लेट्स बिगिन। तो हमारा है ये पार्ट 2 है, चैप्टर नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, मतलब याद है पहले कुछ बच्चे करते हैं स्कूल में, हम 10 का पेन लेके गए किसी फ्रेंड के पास और उससे 20 का लिया और हम क्या कहते जाके, दिस इज़ बिजनेस। जैसे ये साइड में बच्चा कह रहा है दिस इज़ बिजनेस, पर बिजनेस ये नहीं होता। बिजनेस आया है एक वर्ड बिजी से। बिजी मतलब किसी काम में लगे रहना, वो बिजनेस होता है। इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earn profit। बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें कि लोग लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। किस काम में? चीज़ों को खरीदने में, बेचने में। अब वो चीज़ें भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। मेजर इनका व्यू क्या रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को काम सिर्फ किससे है? पैसे से। इट इज़ बिजनेस। तो बिजनेस से पहले हम 2 टाइप की एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपकी लिवलीहुड अर्न करने के लिए होती हैं, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि एक वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, या डॉक्टर जो एक क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है किसी पेशेंट को, या फिर किसी ऑफिस में कोई मैनेजर काम कर रहा है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये सब भी पैसे के लिए कर रहे हैं। जैसे कि नीचे है ना, मेरा पैसा चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पैसा दो। ये होता है इसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। इट कैन बी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन 3 में जो डिफरेंस होता है हम आगे करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे गलती से नॉन एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट से है। चल तेरे को दिया, मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से हॉटस्पॉट मांगते हो तो वो आपको बदले में देता है ना हॉटस्पॉट, किसी चीज़ के बदले में नहीं, मतलब मुफ्त में। तो वो जो मुफ्त में उसने आपकी हेल्प की, इट इज़ आउट ऑफ सिंपैथी, लव, कि तू मेरा दोस्त है, चल बनता है तेरे लिए तो इतना। वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एक हाउसवाइफ यदि एक घर में खाना बना रही है तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मम्मा कुछ आपसे रिटर्न नहीं मांगती सिवाय कि आप अच्छे मार्क्स ले आओ, या फिर कोई एक बूढ़े आदमी की लड़की ने हेल्प कर दी रोड क्रॉस करने में, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मेन पर्पस क्या रहेगा? दूसरों का भला करना, वेलफेयर ऑफ अदर्स। डिफरेंस समझ आया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में? इकोनॉमिक इज़ फॉर पैसा चाहिए मेरे को, एंड नॉन इकोनॉमिक चल दिया तेरे को। नेक्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक बिजनेस एक्टिविटीज़ के। ये आपके एग्जाम में एक केस स्टडी देता है और उसमें से पूछता है आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस की कौन सी करेक्टरिस्टिक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वाइज पता भी होनी चाहिए और उस करेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कौन सी करेक्टरिस्टिक है। ओके, तो बिजनेस की करेक्टरिस्टिक, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी, इससे कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? अभी पीछे करा था, बिल्कुल सही, ये एकदम पैसा कमाने के लिए होती है। ये मुफ्त में मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। यदि मैं कुछ मुफ्त में दे रही हूँ तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ फॉर पैसा। इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। स्मॉल स्केल भी हो सकती है, लार्ज स्केल भी हो सकती है, चाहे मेरा छोटा मोटा काम है या बड़ा काम है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइज्ड है या कोई अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, वो भी बिजनेस है। यानी कि मैं एक जना कर रही हूँ या 2 जने कर रहे हैं। हम कभी कभी काम कर लेते हैं, मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं हर बार, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे हैं या इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं है, वो भी बिजनेस एक्टिविटी है। प्राइवेट भी हो सकती है बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेरे को कुछ देना है किसी को, तो मेरे पास पहले होना भी तो चाहिए ना वो। कोई मेरे से कहे कि मैं आपसे कुछ फ्रूट्स खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो फ्रूट्स पहले से होने चाहिए। या तो मैं वो चीज़ मैन्युफैक्चर करूँगी, मैं उन फ्रूट्स को उगाऊंगी, या फिर मैं किसी से खरीदूंगी पहले से, फिर आगे पास ऑन कर दूंगी। तो इसमें या तो आप मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर एक्वायर करेंगे गुड्स या सर्विसेज। गुड्स कंज्यूमेबल हो सकते हैं या कैपिटल हो सकते हैं। कंज्यूमेबल मतलब आपने एक बार यूज़ किया और वो ख़त्म हो गए, जैसे कि शुगर, घी, टेक्सटाइल्स हैं, 1 या 2 बार भी यूज़ कर लेते हैं फिर वो ख़राब हो जाते हैं। या फिर कैपिटल है, आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, वो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कि मशीनरी है, एक बार इंस्टॉल कर लिया वो सालों साल आपको हेल्प करेगी। फर्नीचर है, एक बार घर में ले लिया, अब 5-10 साल बाद ही आप उसको चेंज करेंगे। तो ये कैपिटल भी हो सकता है, कंज्यूमेबल भी हो सकता है गुड। और सर्विसेज क्या होती हैं? वो फैसिलिटीज़ जो कि मेरे पास हैं, मेरे पास कोई टैलेंट है, वो मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है।
मेरे पास बैंकिंग सर्विसेज हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप बैंकिंग सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं, आप उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या फिर कोई नाई है, वो हेयर कट कर रहा है, आप उससे वो चीज़ अलग नहीं कर सकते हैं उसकी सर्विसेज, पर आप उसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो उसके पास स्किल है वो सर्विस होगी। गुड्स अलग होते हैं, सर्विसेज अलग होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम इस पर इतना स्ट्रेस नहीं देंगे। इसमें मेन पर्पस क्या रहेगा कि आपको अगर कोई गुड्स या सर्विसेज किसी को देनी है, आपके पास वो पहले से होनी चाहिए। आप उसको या प्रोड्यूस करेंगे या फिर उसको कहीं से मंगवाएंगे, प्रोक्योर करेंगे। नेक्स्ट आती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। मतलब मेरे पास कोई पैसा है, मैंने किसी को पैसा दिया, बदले में उससे गुड ले लिया। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। पैसे के बदले में ही एक्सचेंज करूँगी। जैसे कि साइड में ये जो पर्सन है, एक के पास पैसा है, दूसरे के पास वीट है, तो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं कि तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को वीट दूंगा। ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए होगी तो वो सेल नहीं है। अगर मैंने वीट उगाई लेकिन खुद खाने के लिए, तो वो कोई बिजनेस नहीं है, वो सेल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं जैसे कि अगर कोई रेस्टोरेंट में फूड कुक कर रहा है तो वो बेचने के पर्पज़ से है, पैसा मिलेगा मुझे, मैं अगर रेस्टोरेंट में कुक कर रही हूँ, एक बिजनेस है। लेकिन अगर मैं घर में फैमिली के लिए कुक कर रही हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा उससे, सिर्फ वेलफेयर के लिए है वो, मैंने अपनी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए किया, अपनी फैमिली को अच्छा खाना प्रोवाइड करने के लिए किया है, तो वो एक बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा बिजनेस के अंदर, अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं किसी चीज़ की तो वो एक बिजनेस होगा। चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए एक बिजनेस के अंदर, आप गुड्स और सर्विसेज में डेली डील कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बार कोई चीज़ बेच दी, मैं तो बिजनेस करके आया हूँ। जैसे कि वही था पहले वाला एग्जाम्पल कि आपने स्कूल में 10 रुपये की पेन के बदले 20 रुपये का पेन लिया, एक बार किया, वो बिजनेस नहीं है। आप उसको हर बार करेंगे तब बिजनेस होगा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन परचेज या सेल की बिजनेस नहीं होता। जैसे कि एक पर्सन है, उसके घर पे कोई रेडियो पड़ा है, उसने प्रॉफिट पे भी सेल कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर उस बंदे का काम है कि वो डेली सेकेंड हैंड रेडियोज ही घर से बेच रहा है या कहीं से भी बेच रहा है, डेली बेचता है, तो वो बिजनेस होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। मेरा काम क्या है, मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ, भाई पैसा ही पैसा होगा, मेरे को पैसा चाहिए। जैसे साइड में अक्षय कुमार है ना, पैसा ही पैसा होगा, इसलिए चाहिए मेरे को बिजनेस, इसलिए करी हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी का अपलिफ्टमेंट, किसी का वेलफेयर हो, किसी का उद्धार हो, सिर्फ मेरा पर्सनल उद्धार होना चाहिए। तो इसका वन ऑफ द मेन पर्पस है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। यदि मैं कोई बिजनेस खोल के बैठी हूँ लेकिन मुझे लंबे समय तक कोई इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं उसको बंद कर दूँगी, वो बिजनेस नहीं है। दूसरा, अगर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है मेरे को, मैं दो काम कर सकती हूँ, या तो मेरी सेल्स बढ़ सकती हैं या फिर मैं कॉस्ट को कम कर सकती हूँ अपनी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के हैं कंसेप्ट, या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आके ब्रॉडर लेवल पे। इसमें मेन है कि बिजनेस तभी होगा जब वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया गया है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न जैसे साइड में दिख रहा है आपको, लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता बिजनेस में क्या होने वाला है, हमको नहीं पता मेरा बिजनेस कितना पैसा कमाने वाला है, क्या मेरा बिजनेस 2-3 साल तक चलेगा या लंबे 20-25 साल तक चलेगा, मुझे नहीं पता। इट इज़ अनसर्टेनिटी। मेरे को पैसा कितना मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट आएगा भी या नहीं, लॉस होगा भी कि नहीं। अब जैसे मैंने कि चैनल खोल तो लिया है, पता नहीं चलेगा या नहीं, इट इज़ अनसर्टेनिटी। इसमें पॉसिबिलिटी है लॉसेस की, डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, आप अपने कितने भी एफर्ट्स डालो फिर भी लॉस हो सकता है। बिजनेस ये होता है। नेक्स्ट क्या रहता है, बिजनेस में एक रिस्क का एलिमेंट रहता है। रिस्क क्या होता है कि अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, कि कोई भी ऐसी चीज़ है आपको नहीं पता फ्यूचर में होने वाली है या नहीं होने वाली, लेकिन उससे आपको लॉस हो जाएगा। रिस्क तब होगा जब लॉस के चांसेस है, यदि लॉस होने के चांसेस नहीं है, इट इज़ नॉट रिस्क। लॉस होगा कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसकी वजह से आपको लॉस हो गया, इट इज़ रिस्क। रिस्क क्यों होता है, कोई भी अनफेवरेबल या अनडिज़ायरेबल इवेंट, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो फिर भी हो गया। जैसे कि फैशन में चेंज हो गया। पहले आपको यदि पता हो, गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा, पहले एकदम स्किन टाइट जो पैंट होती है ना, उनका था फैशन, अब लूज़ पैंट्स डालती हैं गर्ल्स, फैशन चेंज हो गया। अब वो जो भी लोग मैन्युफैक्चर करते थे वो स्किन टाइट पैंट्स, उनका अब जो बिज़नेस है वो ठप हो गया। या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, पहले लोग जंक फूड बड़ा खाते थे, अब हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो सैलेड वगैरह खाते हैं। स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, फायर है, कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे कि कोविड आया था, उससे बहुत सारे लोगों का जो धंधा था वो ठप हो गया था। अब किसी ने गैस थोड़ी किया था, किसी को थोड़ी पता था कि अब आने वाले टाइम में कोविड भी आएगा, नो।
या अभी जैसे वॉर चल रही है, वॉर की वजह से कितना सारा काम रुक गया है। यदि आपको पता हो, पेट्रोलियम नहीं बन रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, प्लास्टिक नहीं बन रहा है, बहुत सारे काम रुक गए हैं। तो ये जो है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी है, कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी की वजह से आपको रिस्क रहता है बिजनेस में। जैसे कि इधर बाबूलाल जो कह रहा है, वो कह रहा है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, लेकिन यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमने कहा था, हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस का मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हम डायरेक्ट डिफरेंस से ही पता करते हैं कि क्या होता है। बिजनेस होता है जैसे ही एंटरप्रेन्योर ने सोच लिया कि मेरे को बिजनेस चलाने का है, वैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बस उसको एक रजिस्ट्रार के पास कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और बिजनेस सेटअप हो जाएगा। प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा, आपके पास यदि प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, आप लॉयर कब बनेंगे, आपको एक लाइसेंस चाहिए। आप डॉक्टर कब बनेंगे, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, प्रैक्टिशनर होने चाहिए आप, तो आपको एक प्रोफेशन मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जैसे ही मेयर और कॉन्ट्रैक्टर मतलब जिसने मुझे एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एक अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। बिजनेस क्या होता है, जो भी ट्रेड हो रही है, जैसे आपके आसपास के जो दुकानदार हैं वो सब बिजनेस हैं। प्रोफेशन क्या है, जो भी आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी, और वो अपनी पर्सनलाइज्ड चीज़ प्रोवाइड करे, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सब क्या है आपके प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो किसी और के अंडर काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट है। आप किसी के अंडर रह के काम कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट है। ठीक। नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा बिजनेस में, आप गुड्स और सर्विसेज देते हैं पब्लिक को। प्रोफेशन में आप अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हैं। अगर मुझे बीमारियों को ठीक करना आता है तो ये मेरी पर्सनलाइज्ड स्किल है, मैं उसको दूसरों को दे रही हूँ, मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन। बिजनेस कोई भी खोल सकता है। अब कोई बच्चा है नहीं पढ़ता है, पापा क्या कहते हैं, पापा की अगर दुकान है, पढ़ ले वरना दुकान पे बिठा दूंगा। दुकान पे बिठा दूंगा मतलब उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बच्चा भी खुश, छोड़ो नहीं पढ़ता, दुकान पे बैठूंगा, मज़ा आएगा। वो क्या है, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बिजनेस खोल के बैठ सकता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल बॉडी से एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग चाहिए, आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास MBBS होना चाहिए, लॉयर बनना है आपको LLB करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रैक्टिसिंग का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। ओके, इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में जैसा ही एम्प्लॉयर कह दे वैसे ही क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अब आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको IBPS PO के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, एक सेट क्वालिफिकेशन, आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आप बन जाएंगे। आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, किसी के अंडर काम करना है, तो आपको कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको बैचलर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी, या 10th-12th तक जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब करता है एम्प्लॉयर, वही कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, यदि मैं बिजनेस खोल के बैठी हूँ, जो भी मेरा प्रॉफिट अर्न हुआ वो मेरा रिवॉर्ड है। अगर मैं 10 की चीज़ 15 में बेच रही हूँ, बचे हुए 5 रुपये मेरा रिवॉर्ड है। प्रोफेशन में क्या होगा, जो भी प्रोफेशनल फी मैं ले रही हूँ, यदि मैं किसी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बदले में मैं 1 लाख रुपए ले रही हूँ, वो 1 लाख रुपए मेरा रिवॉर्ड है। और सैलरी और वेजेस रहेंगे एम्प्लॉयमेंट में, जो भी एम्प्लॉयर उसको सैलरी या वेज दे देगा वो उसकी रिवॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है आपके नेचर और साइज़ पे डिपेंड करता है बिजनेस के। बड़ा सारा बिजनेस खोलना है मेरे को तो पैसा भी बहुत लगेगा भाई। और यदि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं गुड को, तो भी पैसा ज़्यादा लगेगा, बजाय आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। यदि आप गुड्स को एक से लेके दूसरे बेच रहे हैं, कम पैसा लगता है। यदि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लगेगा। क्यों, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में कुछ कैपिटल चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सिर्फ जो आपकी पढ़ाई का खर्चा है, या आपको क्लिनिक सेटअप करना है, सिर्फ उतने तक का खर्चा है। उसके बाद आप अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल दे रहे हैं, आपको ना ही कोई चीज़ बनानी है, ना ही कोई चीज़ लेके आनी है। फाइन। और एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा लगता ही नहीं है, सिर्फ वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तक आपने जो पैसा लगाया होगा अपनी पढ़ाई में, सिर्फ वही। उससे आगे एम्प्लॉयर आपसे कुछ नहीं डिमांड करता कि आप पैसे लेके आओ, नथिंग, वो सिर्फ आपको देता है। रिस्क कितना रहेगा, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। बिजनेस में आपको नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, प्रॉफिट्स अनसर्टेन रहेंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा कम रहता है। जैसे कि कोविड की बात करते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन था बहुत अच्छा उसमें इनकम हुई, और वहीं जो अदर प्रोफेशंस थे, लॉयर्स वगैरह थे, या कोई और ऐसे जो हम नहीं खोल के बैठ सकते थे अब अपने काम,
उनका काम ठप हो गया था, उनके प्रोफेशन में डिक्लाइन आया था, उनके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया था, उनकी फ़ीस में डिक्लाइन आया था। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की फिक्स्ड और रेगुलर पे होती है, जितना कहा था उतना ही मिलेगा, 9 से ज़्यादा 9 से कम, बोनस मिल सकता है हाँ, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, जितना कहा उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जो काम मैं कर रही हूँ क्या मैं अपने बच्चों को भी पास कर सकती हूँ, मेरे बच्चों को फ़ायदा होगा मेरे काम करने से, कितना, ये आप बिज़नेस में पास कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट की। जो मेरा बिज़नेस है, चलो अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा बच्चा चला लेगा, ठीक है, पापा कहते हैं ना कि भाई मैं वो 25-30 सालों के काम करते हुए अब अपने बच्चे कहते हैं भाई तू भी काम कर, अब वो दुकान संभाल लेता है। और प्रोफेशन में क्या आप कह सकते हैं कि यार 25-30 साल हो गए मुझे बच्चों का इलाज करते हुए, लोगों का इलाज करते हुए, अब मेरा बच्चा इलाज कर लेगा, हालांकि बच्चे के पास कोई डॉक्टर की डिग्री ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप इंटरेस्ट पास नहीं कर सकते अपना प्रोफेशन में। सेम एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर ने आपको एम्प्लॉय किया है, आपके बच्चों को थोड़ी एम्प्लॉय किया है, उसने आपकी क्वालिफिकेशन देखी है, आपके बच्चों की थोड़ी देखी है, तो आप अपना इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट में भी पास नहीं कर सकते। सिर्फ बिजनेस में आप किसी और कह सकते हैं कि मेरे भी हाथ पे काम कर ले। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन। क्या आपको कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं? बिजनेस में कहीं तो कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, अब उन अपनी ही मर्जी से काम करेगा, ठीक, मेरे ऊपर राज करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं सिखाएगा कि कैसे बिजनेस करना है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है यदि आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स के पास कुछ सेट वो होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, जिसके बेसिस पे उनको काम करना पड़ता है। यदि आपने वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, योर लाइसेंस विल बी कैंसल्ड। नेक्स्ट आता है जैसे कि यूथनेशिया, आपने सुना होगा। अब यूथनेशिया एक पेशेंट को दिया गया है, पैसिव यूथनेशिया। ये पहले अलाउड नहीं था, ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर था कि आप किसी पेशेंट की जान ले नहीं सकते, चाहे विलिंगली चाहे अनविलिंगली, आप किसी पेशेंट की जान नहीं लेंगे। तो यूथनेशिया देना वॉज बैन। पर अभी एक पेशेंट को सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के अकॉर्डिंग यूथनेशिया दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें कुछ बिहेवियर्स ले डाउन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ही। एम्प्लॉयर ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि तेरे को भाई ये काम करना है, और यदि तूने ऐसा ऐसा किया तो मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मेरे से बदतमीजी से बात नहीं करनी, सबसे फॉर्मल तरीके से बात करनी है, बिजनेस की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सब जो भी एम्प्लॉयर ने पहले नॉर्म्स ले डाउन कर दिए थे उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, यहाँ पे दे रखा है, पता ही आपको, बिजनेस में शॉप या फैक्ट्री आपने खोल ली, कोई प्रोफेशन में कोई लीगल है या मेडिकल प्रोफेशन है वो, और एम्प्लॉयमेंट आप किसी के अंडर कहाँ पे काम कर रहे हैं, आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। दैट वॉज ऑल। आई होप आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझ आया है। यदि कुछ समझ नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री। ये यहाँ पे एक फ्लो चार्ट था, वो गलती से रह गया। आपका जो बिजनेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हम आज करेंगे, कॉमर्स हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। कॉमर्स की भी आगे फर्दर 2 पार्ट हैं, वो बाद में देखेंगे। आज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है कि जो भी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं उनसे कनेक्टेड होता है, उनको कन्वर्ट करना किसी तरीके से। सपोज़ मैंने कुछ मिनरल्स निकाले माइंस से या मेटल्स निकाले, उनको मैंने आगे कुछ यूज़फुल तरीके में, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, इट इज़ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने कैटेगराइज कर दिया। दूसरा होता है कि कुछ फर्म्स का ग्रुप भी इंडस्ट्री हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं, टीवी है, आपके फ्रिज हैं, एसी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही एक बार में डाउन में जाती है। यदि आपको पता हो, अगर मेटल जो है वो महंगा हो गया है या सिल्वर महंगा हो गया है, सिल्वर से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सब डाउन चली जाती हैं, उन सब की प्रोडक्शन। ये सब एक इंडस्ट्री के अंदर आता है। एक पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट हम स्टडी करते हैं आगे इकोनॉमिक्स में, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फर्म्स और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि रिसोर्सेज के कन्वर्जन को लेके कनेक्टेड हैं, उसको इंडस्ट्री कह देते हैं। इंडस्ट्री को हमने फर्दर डिवाइड किया है, ये आपने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेंगे कहीं से बनी बनाई, या फिर उनको प्रोड्यूस करना, इस पे बेस्ड होता है वो। नेक्स्ट आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका डेवलपमेंट, प्लांट्स या एनिमल्स का, मैं उनकी रिप्रोडक्शन करा रहे हैं हम या फिर डेवलप करा रहे हैं नए तरीके से। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कैन बी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब मैंने एक्सट्रैक्ट किया, कहीं से निकाला,
तो इसमें हम यूजुअली ट्रांसफॉर्म करते हैं गुड्स को अदर यूजफुल थिंग्स में, जैसे कि फार्मिंग है, माइनिंग है। फार्मिंग से मैंने कुछ क्रॉप्स लेके आई, वीट आया मेरे पास, अब वीट को मैं उसी स्टेट में कंज्यूम नहीं कर सकती, उसके ऊपर आगे काम होगा। तो वो चीज़ें जो कि आगे आने वाली इंडस्ट्रीज़ में काम होती हैं, उनमें यूज़ होती हैं, वो आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। माइनिंग से मैंने मेटल्स निकाले, अब वही मेटल मैं एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती, उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा। जेनेटिक के अंदर क्या होता है, इट इज़ एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द यूज इन फर्दर प्रोडक्शन, कि मैंने प्लांट्स और एनिमल्स को खुद प्रोड्यूस किया। जैसे कि ये साइड में है टिश्यू कल्चर वगैरह दिखा रखा है, ये क्या है कि मैंने खुद प्रोड्यूस किए हैं, एक उसको नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर मैंने अपना बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट खुद बनाया और उसके अंदर उन सबको मैंने प्रोड्यूस कराया। जैसे कि नर्सरी के अंदर सीड्स हैं या कैटल्स को मैंने ब्रीड किया है, इस तरीके से जेनेटिक इंडस्ट्री काम करती है। ऊपर एक्सट्रैक्टिव के कुछ एग्जांपल जैसे कि फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, क्रॉप्स है, फिशरीज़ हैं, ये सब एक्सट्रैक्टिव हैं। जो एज इट इज़ थे मैंने एज इट इज़ एनवायरनमेंट से निकाल लिए हैं, वो एक्सट्रैक्टिव होगी। जेनेटिक मैंने खुद बना दिए हैं, इट इज़ रिलेटेड विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन। नेक्स्ट आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जो मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री से, प्राइमरी स्टेट से निकाली थी या बनाई थी, अब मैं उनको फर्दर प्रोसेस करूँगी। प्राइमरी स्टेट से मुझे मेटल्स मिले थे, मुझे कुछ एनिमल्स वगैरह मिले थे, एनिमल प्रोडक्ट्स, मुझे कुछ मेटल्स मिले थे, वो सब मेरे प्राइमरी के पार्ट थे। अब उन्हीं के ऊपर मैंने काम करना है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। उन्हीं रॉ मटेरियल को जो है मैंने प्रोसेस किया फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, इट एनालाइजेज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सम मटेरियल। कोई एक मटेरियल मेरे पास आया, मैंने देखा ओ भाई इसमें से तो 4-5 चीज़ें बन सकती हैं, तो मैंने उन 4-5 चीज़ों को अलग कर दिया। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, आजकल ऑयल मिलना बहुत मुश्किल है, तो इस ऑयल से क्या क्या बन सकता है, देखो नीचे आपको दिख रहा हो, अगर इससे आप एयर के मतलब कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं उसके ATF जनरेट होता है, इससे ट्रक्स को मूव करने के लिए डीजल या पेट्रोल होता है, केरोसिन बनता है उससे, पैराफिन वैक्स बनता है, क्रूड ऑयल बनता है, बहुत कुछ बनता है उस ऑयल रिफाइनरी से। मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया और ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए। दूसरा आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या है, मैंने देखा कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया। एनालिटिकल के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट से बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड किया था और इसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक कर दिया सिंथेटिकल में। जैसे कि सीमेंट बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत कुछ चाहिए। इन सबको मैंने एक किया तो मेरे पास आ गया सीमेंट। ओके, एनालिटिकल के अंदर मैंने डिवाइड किया था, सिंथेटिकल के अंदर मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेस मतलब मैंने एक चीज़ को डिफरेंट स्टेजेस पे आगे लेके गई और हर एक स्टेज पे है ना, मतलब अलग अलग बनता है। अगर आप देखा हो चावल कुछ बहुत लंबा दाना होता है, कुछ छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से चावल जो होता है वो हर एक प्रोसेसिंग की स्टेज पे अलग अलग मुझे प्रोडक्ट देता है। उसी तरीके से शुगर या पेपर इंडस्ट्री, तो ये कुछ सक्सेसिव स्टेजेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, मुझे हर एक स्टेज पे एक अलग प्रोडक्ट मिलता है। हालांकि प्रोडक्ट सेम होता है, कुछ नेचर में ज़रा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि चावल का दाना है, कभी बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। यहाँ पे शुगर की दे रखी है आपको कि पहले शुगर केन है, उसको क्रश किया, फिर इवेपोरेशन हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, मतलब उसको क्रिस्टलाइजेशन में सेंट्रीफ्यूग किया, अच्छे से घुमाया, और फिर लास्ट में मुझे मिली एक शुगर, रिफाइंड शुगर। अब उस रिफाइंड शुगर से मैं कुछ भी बना सकती हूँ, इट कैन बी टॉफीज, चॉकलेट्स, कोला, एनीथिंग। तो मेन क्या है कि आप उसको डिफरेंट प्रोसेस से लेके जा रहे हैं, हर प्रोसेस पे आपको एक अलग चीज़ मिल रही है। नेक्स्ट आता है असेंबलिंग मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैंने एक कर दिया। मतलब एक कार बनाने के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए, उसका स्टीयर चाहिए, स्टीयरिंग व्हील, उसके मुझे व्हील्स चाहिए, उसमें शीशे लगे हुए नहीं चाहिए, उसकी बॉडी अलग से होगी। ये सब कंपोनेंट पार्ट्स मैंने अलग अलग मंगाए और फिर उसको एक कर दिया, एक कार बनाने के लिए असेंबल किया मैंने उसको। सिर्फ कार नहीं, टेलीविज़न है, फ़ोन है, ये भी असेंबलिंग से बनते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग से मंगाए जाते हैं, फिर उनको एक कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इज इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एट्सेट्रा। मतलब आप ब्रिज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल चाहिए आपको, वो होते हैं आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मतलब कुछ भी बनाना,
इट इज़ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें आप कोई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या कंज्यूमेबल आइटम से डील नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ जो कि आपको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सपोर्ट सर्विसेज कैसे? जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के जो गुड्स हैं उनको मूव करने में हेल्प कर रही हैं। अब गुड तो मैंने बना लिया, वो कंज्यूमर तक जाएगा कैसे, कब जाएगा, कितने टाइम बाद जाएगा, ये सब देखना टर्शियरी एक्टिविटी का काम होता है। मतलब जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, बजाय कि आप गुड को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी बच्चे कुछ काम हैं वो सारे टर्शियरी के अंडर आते हैं। इसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं क्योंकि ट्रेड में असिस्ट करते हैं। जो मैंने कहा ना दूसरा पार्ट इंडस्ट्री के अलावा कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर वही एक पार्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज़ वेरी सिमिलर टू टर्शियरी एक्टिविटीज़, बिल्कुल एक ही चीज़ है ये लगभग। उसमें भी यही होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें आप ऑक्सिलरीज में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको सपोर्ट करता है और साथ में ट्रेड को भी सपोर्ट करता है। सो दैट वॉज ऑल। अगर आप सबको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आपको लगता है कि कुछ और मुझे डालना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए तो भी प्लीज़ सजेशंस कमेंट करें। इसके अलावा जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर करें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।